अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और टुडे इट इज आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हम टेक्निकल एसईओ को देखेंगे, उसके एस्पेक्ट्स को देखेंगे और उसकी एक चेकलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसको लेकर हम चलेंगे। जो एक बेसिक लेवल पे जो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा, मैं साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपको चीज़ों का ओवरव्यू भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। अच्छा, टेक्निकल एसईओ समझ लें कि ऑन पेज एसईओ ही होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी चेंजेस होती हैं ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। जो भी प्रोसीजर आप कर रहे होते हैं ये टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी वेबसाइट के साथ। ठीक है। अब सबसे पहले टेक्निकल एसईओ के अंदर वो कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिसमें थोड़ा सा कोड रेलिवेंसी होती है, कुछ ऐसी ग्राफ्स होते हैं कि वो चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होती हैं समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है वेबसाइट पे, कि जिसकी बेस के ऊपर टेक्निकली आपकी वेबसाइट साउंड हो, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो, आपकी वेबसाइट पे स्पीड अच्छी हो, आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा हो, आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग अच्छी हो और इंडेक्सिंग अच्छी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉलिंग। अच्छा, क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जी एनी वेबसाइट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा, ठीक है, कोई भी सर्विस की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, सर्विस शूज की। तो ये वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट पे ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कलेक्शंस हैं। ठीक है, कलेक्शंस के बाद आपके पास पूरा मेन्यू है। अब ये जब तक गूगल क्रॉल नहीं करेगा, क्रॉल का मतलब होता है डाटा फेच करना। क्रॉलिंग होती है, गूगल के बॉट्स होते हैं। ठीक है, उनको स्पाइडर्स भी कहते हैं, वो बॉट्स होते हैं। वो बॉट्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे और इस सारे डाटा को फेच करते हैं और फेच करने के बाद अपने एक सर्वर में लेकर जाते हैं और सेव करते हैं। जहां पे सेव करते हैं और जब सेव उसको प्रॉपर कर लेते हैं, गूगल उसको शो करते हैं, तो वो इंडेक्स रिजल्ट्स होते हैं। तो ये क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में सिर्फ इतना फर्क है कि क्रॉलिंग में आप डाटा फेच करते हैं और इंडेक्सिंग में आप डाटा अपने डाटाबेस में सर्वर में सेव कर लेते हैं। तब ही आपको जब आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो करता है। और क्रॉलिंग में ये आप देखते हैं कि डाटा मेटा डाटा जो है आपका, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एज इट इज आता है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करते हैं। तो जब वही चीज क्रॉल होती है कोड के जरिए से, तो वही चीज आपको नजर भी आती है उसी तरीके से वेबसाइट पे। जैसे कि अभी इसका टाइटल है वेलकम टू सर्विस ऑनलाइन स्टोर, तो आपको ये चीज नजर आएगी। और बेसिकली गूगल के जो बोट्स हैं वो HTML क्रॉल करते हैं यहाँ से सारी। तो इसको क्रॉलिंग कहते हैं। फिर क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग आती है। अब बात यह कि हमारी वेबसाइट क्रॉल हुई या नहीं हुई, इन चीजों को हम कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल पर आ जाते हैं। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल को वेब मास्टर टूल पहले कहा जाता था, अभी भी कहते हैं लोग, अब इसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी यूजर की जो भी एक्टिविटी क्रॉलर की जो सर्फ पे या आपकी वेबसाइट पे होती है टेक्निकली, वो आप यहाँ पे ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी एक डोमेन प्रॉपर्टी होती है जहां से आप इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इसका कोड आप डेवलपर को देते हैं, डेवलपर उस कोड को अपनी वेबसाइट के हेड में मर्ज करता है और आपके पास ये डाटा विद इन 1 वीक आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें गूगल सर्च कंसोल का एक ओवरव्यू है जिसमें आपको परफॉर्मेंस दिखाता है, यूआरएल इंस्पेक्शन दिखाता है। यूआरएल इंस्पेक्शन की ये बात है कि अब मेरा नया पेज में बनाता हूँ, क्या वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। इंडेक्स तब होगा जब वो क्रॉल होगा, क्रॉल अगर नहीं हुआ हुआ तो वो इंडेक्स नहीं होगा। अब समझ लें कि ये मैं डेट्स का यहाँ से एक यूआरएल पिक कर लेता हूँ, मैंने देखना है ये लास्ट क्रॉल कब हुआ है, ये इसकी क्रॉलिंग क्या थी। तो मैं इस यूआरएल को ओपन कर लूंगा। इस यूआरएल कलेक्शन का यूआरएल है, इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन में चेक करूंगा कि ये क्रॉल है कि नहीं। अब जब ये क्रॉल हुआ हुआ होगा तो यहाँ पे ये देखेंगे व्यू क्रॉल्ड पेज और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। मगर अभी ये यूआरएल इज ऑन गूगल, तो इसका मतलब ये इंडेक्स है, तो पेज इज इंडेक्स। अब ये क्रॉल का बताता है कि लास्ट क्रॉल कब हुआ था, May 22 को ये लास्ट क्रॉल हुआ था। क्रॉल एज गूगल स्मार्टफोन, गूगल का जो बोर्ड था स्मार्टफोन वाला उसने किया। क्रॉल अलाउड यस, पेज फेच सक्सेसफुल, इंडेक्सिंग अलाउड। और इसका कैनोनिकल यूआरएल, अच्छा कैनोनिकल यूआरएल भी मैं इधर ही समझा देता हूँ कि आपकी वेबसाइट पे
समझ लें कि आपकी ये सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मगर आपके दो पेजेस बन चुके हैं कि डेट्स के आगे आप -1 लगा दें। आप गूगल आपने ये वाला भी इंडेक्स करवा लिया, आपकी वेबसाइट पे ये वाला यूआरएल भी है और दूसरा यूआरएल भी है, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला यूआरएल भी है आपके पास, दूसरा दो यूआरएल्स हैं आपके पास। जब आपके पास एक ही वेबसाइट के दो यूआरएल्स होते हैं तो वो डुप्लीकेट वर्जन होते हैं। तो गूगल बेसिकली डुप्लीकेट चीजों को इंडेक्स नहीं करता, क्रॉल कर लेगा मगर फिर इंडेक्स नहीं करता। तो उसके लिए कैनोनिकल का टर्म यूज होता है। कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि आपने गूगल को अपना सिलेक्टिव वो पेज सिलेक्ट करवाया है जो आपका ओरिजिनल पेज है। जैसे कि ये ओरिजिनल पेज आपका डेट्स वाला है, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल पेज है, गूगल इसी को इंडेक्स करेगा। अगर आपने इस पे कैनोनिकल डेट्स -1 को आप समझ लें कि आपके पेज को अगर आपने कैनोनिकल कंसीडर करवाना है तो गूगल फिर कैनोनिकल वर्जन को हमेशा इंडेक्स करेगा, नॉन कैनोनिकल वर्जन को गूगल इंडेक्स नहीं करता। तो ये कैनोनिकल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल होते हैं क्योंकि यूजर को ज्यादा बेहतर पता होता है इसका कौन सा पेज ओरिजिनल है और कौन सा नहीं। और इसी तरीके से गूगल सिलेक्टेड कैनोनिकल्स भी होते हैं कि जो इंस्पेक्टेड यूआरएल्स में आते हैं और गूगल खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। मगर जब आप अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे कोई भी टैग तो गूगल उसको पिक करता है। अब ये व्यू क्रॉल पेज हमने सारा देख लिया, ये हमने इस चीज को देखा कि हाउ टू चेक क्रॉलिंग स्टेटस एंड हाउ टू चेक इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से चेक होती है कि जैसे भी मैंने इस कलेक्शन को देखा और यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा ये पेज इंडेक्स है, यूआरएल इज ऑन गूगल, ठीक है। अब इंडेक्सिंग को देखने का एक और फाइनल क्या तरीका होता है, वो होता है साइट का ऑपरेटर लगाकर चेक करना कि ये चीज है कि नहीं। अब ये आप देख लें तो बाय फ्रेश डेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात ये है कि ये इंडेक्स है तो ये शो कर रहा है, ठीक है। जब ये शो करेगा तो आपको समझ आ जानी है कि ये वही पेज है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस पेज का भी हम टाइटल अगर देखेंगे तो ये देखें बाय फ्रेश डेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही इसने लिखा हुआ है और यहाँ पे क्रॉल होकर इंडेक्स हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो है हमारा व्हाट इज साइड मैप, ठीक है, एंड हाउ टू सबमिट साइड मैप, ठीक है। अब हमने साइड मैप को समझना है। देखिए साइड मैप आपका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट पे जहाँ पे आपके सारे यूआरएल्स इकट्ठे होते हैं। मतलब अगर क्रॉलर अगर इस तरह आएगा तो यहाँ से बहुत सारे पेजेस हैं, वो हर पेज को कैसे इंडेक्स करेगा, उसके लिए उसको एक साइड मैप चाहिए। साइड मैप एक पूरा वो एक नेविगेशन होती है जिसको गूगल जो है वो देखते देखते हर एक चीज को सिलेक्ट करता जाता है और इंडेक्स करता जाता है। तो ये साइड मैप निकालने का तरीका ये होता है किसी भी वेबसाइट का कि साइड मैप डॉट एक्सएमएल लिखें। एक्सएमएल इसका फॉर्मेट है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं, और इसकी बेस के ऊपर आप देख लेते हैं कि आपका साइड मैप किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब आपने करना ये कि साइड मैप एक्सट्रैक्ट किया है, साइड मैप एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपके सारे यूआरएल्स एक ही जगह पर आ जाएंगे और आपने वो गूगल जो है उसको क्रॉल कर लेता है, ठीक है। अब ये कलेक्शन का साइड मैप है तो यहाँ पे जितनी कलेक्शन थी, अब यहाँ से क्योंकि एचटीएमएल ये बना हुआ है, ठीक है, एक्सएमएल फॉर्मेट में, ठीक है, तो यहाँ से गूगल को क्रॉल करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ से आपने इसको चेक करना है। साइड मैप की समझ आ गई कि सारे यूआरएल्स आपके एक ही जगह पे कलेक्टिव होते हैं, वहां से गूगल क्रॉल कर लेता है, सो क्रॉलिंग में बहुत आसानी होती है। और ये आपका साइड मैप की जगह है जहाँ पे आप साइड मैप डॉट एक्सएमएल लिखते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका साइड मैप सबमिट हो जाता है, ठीक है। जब साइड मैप सबमिट होता है तो वो आपको बताता है जून 3 को लास्ट रीड हुआ था, सबमिटेड जून 3, सक्सेसफुल 225 पेजेस आपके डिस्कवर हुए थे। अब मजीद इसको और डेप्थ में जाएंगे तो ये हर साइड मैप को डिफरेंट बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपके पेजेस सारे सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि साइड मैप के अंदर भी उन्होंने कैटेगरी बना दी कि साइड मैप ब्लॉक कैटेगरी कलेक्शन और पेजेस के मर्ज ना हो जाए, सारे यूआरएल इकट्ठे कलेक्शन के पेजेस के ब्लॉक से एक जगह पे ना हो, प्रोडक्ट की एक जगह पे ना हो, अलग अलग कैटेगरी में एक ही साइड मैप की फाइल के अंदर डिफरेंट फाइल्स बनाकर फोल्डर्स बनाकर इस चीज को सबमिट कर दी है। तो यहाँ से आपको साइड मैप की समझ आ गई है कि साइड मैप कैसे सबमिट होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज क्लिक, व्हाट इज इंप्रेशन, व्हाट इज रैंकिंग पोजीशन, व्हाट इज सीटीआर, ये चीज इसको कहते हैं मॉनिटरिंग करना, ठीक है। अच्छा,
सबसे पहले हम आते हैं क्लिक्स पे। अच्छा, क्लिक्स ये वो क्लिक्स होते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन शूज, ठीक है, मैन शूज कीवर्ड से मैं जाता हूँ और मैं इस चीज पे मेट्रो शूज को क्लिक करता हूँ, तो होगा क्या कि गूगल इसको एक क्लिक काउंट करेगा और यहाँ पे क्लिक कर देगा। अब इंप्रेशंस क्या होते हैं गूगल की नजर पे, कि मैं सर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे मेट्रो शूज इसको फुटवेयर को एक दफा यहाँ पे देख लेता हूँ, तो इसको इंप्रेशन कहते हैं। फिर मैं नीचे चला जाता हूँ तो इसको इंप्रेशन एक काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एवरेज सीटीआर होता है, सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो सीटीआर आ जाएगा, मतलब कि 4,487 डिवाइडेड बाय 5,12,105, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0.9% आएगी। अब एवरेज पोजीशन पे बात करते हैं। एवरेज पोजीशन आपकी वो पोजीशन होती है कि जो ऑलमोस्ट आपकी जितनी यहाँ पे नीचे क्यूरीज आ रही हैं, ठीक है, इस ये आपकी एक एवरेज कितनी, ये टोटल नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स हैं ये एवरेजली कितने पे आपके शो होते हैं गूगल पे, उसको एवरेज पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे यहाँ से फिर आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से आपको क्यूरीज भी पता चल जाती है कि किस क्यूरी के ऊपर आपको क्लिक आया है, किस क्यूरी पे इंप्रेशन है, ये भी गूगल आपको शो करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव डाटा होता है, यहाँ से आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, पेजेस आपको पता चलते हैं, कंट्रीज पता चलती हैं, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, डिवाइसेस पता चलती हैं, सर्च अपीयरेंस पता चलती है कि सर्च अपीयरेंस किस जगह पर हुई है, डेट का आपको पता चलता है कि किस डेट पर आपको कितने क्लिक्स मिले हैं। तो यहाँ से आप अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, एचटीटीपीएस एंड सिक्योरिटी, इन तीनों चीजों को मैं एक ही जगह पे कवर करूंगा, ठीक है। साइट स्पीड आपकी क्या होती है कि आप इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ये लाइट हाउस या आप जीटी मैट्रिक्स के थ्रू चेक करते हैं कि आपकी मोबाइल की स्पीड कितनी है डेस्कटॉप की, तो इट शुड बी गुड, ठीक है। आपकी 49 से अबव होनी चाहिए, एक एवरेज पोजीशन होनी चाहिए। जब आप मोबाइल पे ओपन करें साइट स्पीड को, आपकी वेबसाइट लोड कितनी देर में होती है, मतलब मैं सर्विस शूज ऑनलाइन यहाँ कीवर्ड के थ्रू जाता हूँ, ठीक है, और मैं ये बड़ी ईच सेल को ओपन करता हूँ, तो मैंने देखना है कि मेरा कंटेंट कितनी जल्दी लोड हो रहा है। जितनी जल्दी कंटेंट लोड होता जाएगा इतना मेरे यूजर को इंटरेक्शन अच्छा होगा, यूजर जल्दी आकर अपनी चीजों को देख सकता होगा, क्रॉल करने में आसानी होगी, क्योंकि जिस तरह ये लोड यहाँ पे मेरे पास हो रही है इसी तरह क्रॉलर के लिए भी ये चीज लोड होती है। तो जितनी अच्छी साइट की स्पीड होगी आपकी, इतनी ही अच्छी आपकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी हर एक चीज के लिहाज से कि आपकी वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है। अब मैं बात करता हूँ, जब तक इसकी स्पीड निकल कर आती है मैं आपको बताता हूँ HTTPS के बारे में। अच्छा, ये पहले होता था HTTP, एस का मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट। ये आपकी बेसिकली वेबसाइट की सिक्योरिटी होती है, कि वेबसाइट की ये सिक्योरिटी वेबसाइट के लिए होती है कि कोई भी मलेशियस या कोई भी यूजर किसी भी तरह का कोई वायरस या मेलवेयर आपकी वेबसाइट को उस तरीके से इफेक्ट ना कर सके, कोई भी यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी ना हो सके कि जिसकी बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है। समझ लें कि ये आप समझ लें कि पासवर्ड समझ सकते हैं, सिक्योरिटी पासवर्ड समझ सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है और इसकी वजह से यूजर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कि ये सर्विस शूज है, ठीक है, इसकी मोबाइल की परफॉर्मेंस 27 है जबकि यहाँ पे 49 होनी चाहिए थी। अब इसको फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, टोटल ब्लॉकिंग, आपने इस टाइम पे ना फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और LCP को समझना है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट वो होता है जो आपका सबसे पहले लोड होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट वो होता है कि जो आपका इस वेबसाइट के ऊपर जो सबसे बड़ी एक इमेज है जो सबसे पहले लोड होती है वो कौन सी है। तो अगर हम इसको दोबारा से देखें, ठीक है, लोड करें, तो ये हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ पहले लोड हो रही है। और ये एक प्रॉपर टेक्निकल एसईओ के अंदर जब आप साइट स्पीड को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो आपको समझ, अब ये देखें फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, अब जाकर यहाँ पे लोड होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट भी, आपको ये दिखाता है पूरा ट्री मैप शो करवा देता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपको समझ आ जाती है कि क्या चीजें आपकी किस वे में चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा उसने आपको शो करवा देगा, मगर ये अभी चीज थोड़ी सी टेक्निकल बहुत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने इसको ओवरव्यू तक ही रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं। जो हमने इसकी स्पीड निकाली 29 थी, ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर इसकी स्पीड 49 अबव होनी चाहिए थी, 50 अबव होनी चाहिए थी कि मोबाइल पे जब आप ये खोलें वेबसाइट तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कोई भी कंटेंट किसी कंटेंट के साथ जुड़ा ना हो, कोई भी मॉड्यूल किसी मॉड्यूल के साथ जुड़ा ना हो, कोई आपको प्रॉपर एक वेबसाइट पे फील अच्छी आ रही है।
अब robo.txt का क्या काम होता है? robo.txt का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उसने वेबसाइट की क्रॉलिंग को बेहतर करना होता है, ठीक है, कि कोई एक्स्ट्रा चीज जो है जो हम इंडेक्स ना करवाना चाहते हैं वो ना हो। अब शॉपिफाई पे ये चीज जो है robo.txt ये डिफॉल्ट बनकर आती है, ठीक है। इवन दो योस्ट में भी बनती है, मतलब प्लगइन वर्डप्रेस में भी ये चीज आती है, मगर आप इसको एडिट कर सकते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एडमिन पेज जो है वो डिसअलाउ अभी आपने किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यूजर एजेंट होता है बेसिकली गूगल के जितने भी बॉट्स होते हैं, ये कोई भी बॉट है ना उसको यूजर एजेंट कहते हैं। इसको कहते हैं स्टैरिक, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड होता है, मतलब कि कोई भी किसी भी किस्म का यूजर एजेंट मतलब बॉट, तो कोई भी बॉट इक्वल टू बॉट डिसअलाउ डाउनलोड्स एडमिन कार्ड ऑर्डर्स चेकआउट। ये चीजें डिसअलाउ करने की, ये चीजें क्रॉल और इंडेक्स ना हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जिसका क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से या रैंकिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब एडमिन पेज को या कार्ट वाले पेज को या ऑर्डर्स वाले पेज को अगर हम इंडेक्स करवाते हैं और उसको रैंक करवाते हैं तो उसका फायदा नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट पेज या कलेक्शन पेज, हमारे होम पेज के कीवर्ड्स और वो प्रॉपरली हमारे इंडेक्स होने चाहिए। तो ये चीजें क्या होती हैं कि हमारे क्रॉलिंग का जो बजट होता है, क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर है वो अपना एक मिनिमम बजट लेकर आता है जितनी देर में उसने, क्योंकि अब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, 1 बिलियन से अबव वेबसाइट्स हैं। तो 1 बिलियन वेबसाइट के लिए 1 बिलियन अगर क्रॉलर हो तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है ना गूगल को। तो उन्होंने मिनिमाइज किया हुआ है कि भाई 5 मिनट इस वेबसाइट को। तो कंटेंट जिस तरह साइड में अपडेट होता जाता है ना आपका, जैसे ही आपका न्यू पेज आता है तो उधर से क्रॉलर को एक सिग्नल जाता है कि वो फिर आता है आपकी वेबसाइट पे, फिर क्रॉल करता है। उस सिग्नल के थ्रू वो आपकी वेबसाइट को बड़े अच्छे तरीके से क्रॉल कर लेते हैं। क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स कर लेते हैं। तो ये था robo.txt का पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये वो फाइल होती है कि जिससे आप किसी भी कंटेंट जो आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, क्रॉल नहीं करवाना चाहते, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसका यूआरएल ऐड करने का तरीका बताया, यूजर एजेंट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है और डिसअलाउ, और ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट कैनोनिकलाइजेशन मैंने आपको बता दी थी कि जब भी किसी भी पेज में आपके डुप्लीकेट वर्जन होते हैं, डुप्लीकेट पेजेस होते हैं, ठीक है, तो उनको जब भी आपने डिफरेंट शो करवाना होता है तो आपने अपने ओरिजिनल पेज को कैनोनिकल का टैग लगाना होता है कि ये मेरा ओरिजिनल पेज है, क्योंकि गूगल हमेशा कैनोनिकल वर्जन को ही इंडेक्स करता है। नॉन कैनोनिकल वर्जन को गूगल डी इंडेक्स करता है, इंडेक्स नहीं करता। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे, आपके एक्सपीरियंस पे इशू आ सकता है, तो उस चीज को आपने सेट करना है। रीडायरेक्शन क्या होती है? अच्छा, रीडायरेक्शन आपको मैं बताता हूँ। रीडायरेक्शन एक ऐसी चीज है कि अगर मेरा पहला जो यूआरएल था, ठीक है, वो समझ लें कि अभी ये सर्विस शूज.pk को मैंने ओपन किया है, ठीक है। ये सर्विस की मैं मेन शूज की कलेक्शन ओपन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपना यूआरएल चेंज करके रख देता हूँ मेन शूज, ठीक है। अब इसके मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे तो कंटेंट नहीं मिलेगा, पेज नोट फाउंड आएगा, क्योंकि ये यूआरएल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मगर अगर मैं अपना यूआरएल चेंज करता हूँ, यूआरएल ऑप्टिमाइज करता हूँ, कीवर्ड एक और ऐड करता हूँ, मैं चूज करता हूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैंने रीडायरेक्शन करनी है। ओल्ड यूआरएल को न्यू यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना रीडायरेक्शन होती है, ठीक है। और रीडायरेक्शन टेम्परेरी और परमानेंट होती है। जो परमानेंट रीडायरेक्शन होती है कि पक्का पक्का मैं चूज के ऊपर ही वो मेरा यूआरएल रहेगा, उसको 301 कहते हैं, और टेम्परेरी 302 होती है। उसके बाद मैं आपको 404 बता देता हूँ कि अगर कोई यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो पेज कभी खुल ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने शूज लिखा है तो अब ये यूआरएल है ही नहीं ना, तो इस पेज को गूगल क्या शो करेगा या आपकी वेबसाइट पे क्या शो होगा कि नोट फाउंड। तो ये चीज जो है ये क्रॉलिंग के लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है कि जब क्रॉलर आपकी इस यूआरएल पे आए और आपका पेज ही आगे से नोट फाउंड हो। आपने पेजेस बनाए हुए हैं, कभी ड्राफ्ट किए और कभी आपने उनको पब्लिश नहीं किए, तो फिर यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो 404 नोट फाउंड होता है, ठीक है। 404 एरर से आपने हमेशा बचना है। ये गूगल सर्च कंसोल पर आपको ये एरर शो भी होगा। आपने पेजेस पे जाना है नोट इंडेक्स पे जाना है। देखिए नोट इंडेक्स को उसने बताया, नोट फाउंड उसने बताया है 404, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पेजेस हैं ये सारे के सारे नोट फाउंड हो चुके हैं। ये कभी बने थे फिर उन्होंने डिलीट कर दिए, ठीक है। ये यूआरएल चेंज कर दिया, ये इस पे कंटेंट नहीं डाला, तब ये 404 हो गया। अब क्या करने के आप इसको आप या तो इस पेज पे अपना कंटेंट डाल सकते हैं, या तो इस पेज को आप 404 से हटा सकते हैं, या तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दें कि अब ये वाला जो है ये आपकी किसी मेन कलेक्शन की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए। इस ओल्ड यूआरएल को किसी न्यू यूआरएल के ऊपर जो रेलिवेंट यूआरएल है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा दे। तो इस तरीके से आपका
404 एरर भी रिजॉल्व हो जाता है रीडायरेक्शन की मदद से। ठीक है। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग देखें, बहुत एक सिंपल सा पैटर्न है कि अभी यहाँ पे जितने भी लिंक वगैरह हैं ये सारे बेसिकली बैकएंड पे लिंक लगे हुए हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने चले जाना है किसी भी, मतलब इंटरनल लिंकिंग जो मेजरली यूज हो रही होती है हमारे स्टोर्स पे ना, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज होती है ई कॉमर्स पे और किस तरीके से यूज होती है दूसरी एक जनरल वेबसाइट पे। जनरल वेबसाइट पे तो आपने किसी भी कंटेंट के ऊपर अपना लिंक वेबसाइट के अंदर लगाया तो वो इंटरनल लिंक है, अगर वेबसाइट से बाहर कंटेंट पोस्ट किया और वहां पे लिंक लगाया तो वो एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जितने भी अब आप लिंक देख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली वेबसाइट पे लिंक हुए हुए हैं। कोई किस कलेक्शन पे जा रहा है, कोई किस कलेक्शन पे जा रहा है, अब ये सारे ये देख रहे हैं, ये भी इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है। ठीक है। ब्रांड्स पे बैकएंड पे लिंक लगा हुआ है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप उस ब्रांड पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, अब जैसे ये कैटेगरी है, ये इन्होंने कीवर्ड बेस्ड क्या कहते हैं इंटरनल लिंकिंग की है कि हर कैटेगरी को नाम दे दिया। मैन कुर्ता पजामा, मैन प्रिंस कोट, मैन ट्रैक सूट, मैन स्वेटर, मैन लॉन्ग वेयर, ठीक है, मैन हुडीज, तो इनको अब इन्होंने बटन भी शो करवा दिया और इन्होंने इसको इंटरनल लिंक भी कर दिया। अब हम इसको एक दफा देख लेंगे कि ये किस क्लास में इन लोगों ने अपना एक बटन की इनकी क्लास पे इन लोगों ने अपना कीवर्ड भी ऐड कर दिया। ठीक है। और अपना इंटरनल लिंक भी कर दिया। अब क्या होगा कि गूगल जब भी आएगा इस पेज के ऊपर तो उसके पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। मैन ट्रैक सूट जब वो इसको खोलेगा तो उसको आगे अगर प्रोडक्ट नॉट फाउंड मिलेगा तो वो इस पेज को क्या करेगा, वो इस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल लाइव शो होगी है। ठीक है। तो अब इस पेज को रिडायरेक्ट करवा दें अगर आपके पास नहीं है, या तो फिर अपने प्रोडक्ट पे अपने प्रोडक्ट ऐड कर दें। ठीक है। अब क्या होता है कि ये इस, अब जैसे मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पे आगे नहीं एक चीज मिली तो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस है। जब बैड एक्सपीरियंस आएगा तो मैं कहूंगा कि यार ये तो है ही नहीं, यहाँ पे कंटेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कुछ नहीं है तो फिर आप लोगों को ये चीज सेटल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग को इफेक्ट करेगी। क्योंकि फिर यहाँ पे अब अगली दफा आप जब कंटेंट डालेंगे अगर वो नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें आप यहाँ पे कंटेंट डालना है। अब ये अगर यहाँ पे कंटेंट होगा तो आपको ये शो हो जाएगा, जब शो होगा तो गूगल को एक चला जाएगा सिग्नल के कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसके एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो वर्ड्स के बीच के कॉन्टेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं कि ये अगर मैन लॉन्ग कोट था या मैन का शेरवानी थी, ठीक है, तो हमने उसी पेज को खोला तो उस कंटेंट को एनालाइज करेगा और कंटेंट को एनालाइज करने के बाद देख लेगा कि क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है या गलत है। इसके बाद मैं आपको जो लास्ट चीज रह गई है, ठीक है, वो बता देता हूँ। लास्ट चीज जो हमारी है वो है GA4 का ओवरव्यू। GA4 में आपको समझा देता हूँ GA4 है क्या, वर्कआउट कैसे करता है, ठीक है, क्या चीज़ें हमारी उसमें हम देख सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है, क्या क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। बेसिकली GA4 आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर जितना भी आकर टाइम स्पेंड करता है और जिस जिस तरह से टाइम स्पेंड करता है उस चीज को गूगल एनालिटिक्स का ये पिक्सल होता है, इस पिक्सल को हम अटैच करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ तो वो रियल टाइम पे सारा डाटा आपको बताता रहता है। कितने यूजर वेबसाइट पे आए, किस कंट्री से आए, किस पेज के थ्रू आए, किस चैनल के थ्रू आए, ऑर्गेनिक आए, पेड आए, डायरेक्ट आए, वो सारा आपको यूजर कंट्री का बता देता है। ये सारे एक ओवरव्यू है। ठीक है। तो मेजरली आपको यहाँ पे पता चलेगा आपने रिपोर्ट्स पे, ये GA4 का एक प्रीफेस है। ठीक है। कैसे GA4 नजर आता है, आपने रिपोर्ट्स में जाना है तो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूजर बताएगा, न्यू यूजर बताएगा, एवरेज एंगेजमेंट टाइम बताएगा कि यूजर कितने हैं आपके, फिर न्यू यूजर, ये आपको आपके बारे में ना हर एक चीज बताता है। यहाँ पे वो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर की अभी तक इतने एक्टिव यूजर आए 6 मई से 2 जून तक। फिर यहाँ पे न्यू यूजर बताएगा कि द नंबर ऑफ यूजर हु इंटरेक्टेड विद साइट और लॉन्च ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मतलब 1,500 लोगों ने फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है। फिर एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपको बताता है कि इतनी देर पे रुका। फिर आपको चैनल बताएगा, ऑर्गेनिक सर्च से इतने लोग आए, ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है कि SEO या गूगल के थ्रू कितने आए, तो आपने यहाँ से ये भी देख लेना है। फिर आपको
ऑर्गेनिक सर्च का इसने नंबर बता दिया, ठीक है, 1.4 के बंदे सेशंस यहाँ से आए, वेबसाइट पे इतने लोग आए, फिर कंट्री बता दिया पाकिस्तान इंडिया। यहाँ से आप बहुत सारा डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कहाँ तक रीच आउट हो चुकी है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, क्या क्या चीजों को देख रहे हैं। अब यहाँ से ये देखें, आप जब अच्छी एसईओ करेंगे, अच्छी ऑन पेज लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने व्यूज, आप कितनी इंटरेक्शन मिल रही है, कितना सीटीआर मिल रहा है। अब बाय फ्रेश डेट्स हैं, अब बासमती राइस हैं, 264 व्यूज हैं, अगर किसी चीज में कम हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको हर हमेशा अपने डाटा को देखते हुए ना, जब आपके पास इतना अच्छा डाटा आ जाता है GA4 के थ्रू, तो आप बहुत सारी चीजों को देख कर एनालाइज करके चीजों को सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक पेजेस में से अब कितने लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पे किस लैंडिंग पेज पे यहाँ पर आए। 12,000 लोग इधर आए, 11,000 लोगों ने इस पेज को ओपन किया, ठीक है। और ये हमारे ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये गूगल सर्च कंसोल का डाटा यहाँ पे ना इसने शो करवा दी, क्योंकि ये गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट हो जाता है इसके साथ, GA4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। फिर आप यूजर एक्विजिशन देख सकते हैं कि यूजर एक्विजिशन क्या थी, ठीक है, डायरेक्ट आई थी, कहाँ से या ज्यादा यूजर आया, फिर यूजर जिस जगह से आया, ठीक है, तो फिर ट्रैफिक का वो बताएगा कि भाई ट्रैफिक का कितनी आई, अगर यूजर यहाँ से इतना आया तो फिर ट्रैफिक कितनी ज्यादा आपको मिली, ठीक है। तो इस तरीके से GA4 आप साथ साथ एक्सप्लोर करते रहते हैं, ये आपकी रिपोर्टिंग को बेटर बनाता है, आप आपकी रिपोर्टिंग अच्छी बनाता है। रिपोर्टिंग आप इससे कर सकते हैं, अपने यूजर की जर्नी को देख सकते हैं, यूजर की हर एक चीज को देख सकते हैं, ठीक है। भी सर्च कंसोल को भी इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, मल्टीपल आप यहाँ पे चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल डाटाज आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्विजिशन पे अगर आप जाते हैं तो आप एक्विजिशन पे इंगेजमेंट पे जाते हैं, इंगेजमेंट आपको कितनी आई है, किस पेज पे आपको कितनी इंगेजमेंट आई है, कितने पेजेस को खोला गया, कितने पेजेस को देखा गया, तो वो आपको यहाँ पे सारे व्यूज मिल जाएंगे, पेजेस एंड स्क्रीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। लैंडिंग पेजेस मिल जाएंगे, डायरेक्ट किस पेज पे लैंड हुआ है, कार्ट पे कितने लोग गए, हनी को कितने लोगों ने देखा। तो अब यहाँ से आप व्यूज देखेंगे, और ये स्लग का मतलब होता है होम पेज व्यू आई 529, यूजर 343, ठीक है। उसके बाद व्यूज पर यूजर के, एक यूजर ने इतने दफा व्यू दिया, फिर एवरेज एंगेजमेंट टाइम एक यूजर 35 सेकंड तक रुका, इवेंट काउंट इतना हुआ। फिर आप इस डाटा को कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल आप किस जगह पर थे, इस साल आप किस जगह पर हैं, ठीक है। अगर मैं इस डाटा को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स आपको बताएगा कि कितने परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है, कितना परसेंट आप अप गए हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको सारी चीजों का पता चल जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर द एसईओ कोर्स, ठीक है, जो तो हमारा एक बिगनर लेवल का कोर्स था। मैं चीज़ों को थोड़ा समराइज करूंगा, समराइज इस वे में करूंगा कि हमने सबसे पहले अपना ऑफ पेज देखा, ऑफ पेज पे हमने देखा कि बैकलिंक क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, बैकलिंक की टाइप्स क्या होती हैं, बैकलिंक बनता हुए कैसे हैं, ब्लॉक कमेंटिंग देखा, बुक मार्किंग देखा, वेब 2.0 देखी, इमेज शेयरिंग देखी, ठीक है, वो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दी। फिर ऑन पेज की तरफ आए, ऑन पेज आपको बताया क्या होती है, फिर आपको बताया कि मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन बताई। हर एक चीज आपको बताने के बाद अब आज हम टेक्निकल एसईओ पे आ चुके हैं, और फिर हमने क्रॉलिंग को समझा, इंडेक्सिंग को समझा, गूगल सर्च कंसोल को समझा, साइट मैप को समझा। मतलब आज हमने एक एसईओ की जो वो चीजें जो बहुत मुश्किल होती हैं, मगर हमने उसको आज समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम फर्दर ऑनवर्ड जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप लोगों को समझ आएगा, और फिर साथ साथ जितने क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे उतना आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो जो है वो अपलोड हो जानी है इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी जोहा बताएं। हाँ, ये फिलहाल आप लोगों के भी लास्ट क्लास है, ठीक है। अभी जो आप लोगों को कोर्स दे दिया, आप इस पे थोड़ा सा अपने आप को
बिल्कुल रेडी करें, ठीक है। रेडी करने के बाद आप लोग लिंक्डइन अपनी बनाएं, फिर मैं आपको साथ साथ अब आप लोगों को मैं अगला जो लाया मतलब वो साथ साथ ना फिर बताता जाऊंगा कि अब आप लोगों की अपनी एफर्ट्स हैं। मैंने जो अपनी एफर्ट करनी थी, जो कोर्स कंप्लीट करना था, वो मैंने कर दी है, ठीक है। तो अब आप लोगों की आगे एफर्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप क्या कहते हैं, अभी आप मुझे क्या कहते हैं, कोई भी मैसेज आप ग्रुप में कर लें, ठीक है। तो मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि मैं फिर वीडियो को अपलोड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।